गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्त आज वापस से आ चुके हैं हम रिवीजन हमारी सीरीज में। और अब हम जो रिवाइज करने वाले चैप्टर, बहुत ही शानदार सा चैप्टर है जिसका नाम है टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये वाला जो चैप्टर है इसका शॉर्ट शॉर्ट 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। और ये मेरी गारंटी है कि इस बार इस चैप्टर में से अमेंडमेंट खूब सारे आए हैं, तो अमेंडमेंट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलो यार अपन शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहले सर, ये टीडीएस होता क्या है, क्यों होता है और कब टीडीएस डिडक्ट करना है। तो चलो यार देखते हैं अपन कब क्या टीडीएस डिडक्ट करना है। आ जाओ। तो सबसे पहले समझना ये टीडीएस क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखो क्या है, सपोज करो पेस वाले साइंसर को 5 लाख रुपीस का पेमेंट दे रहे। अब 5 लाख का पेमेंट दे रहे तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है डियर पेस, आप एक काम करो, इस 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट कर दो। और साहिल सर को सिर्फ कितने दो, 4,50,000। अब सर ये जो 50,000 टीडीएस डिडक्ट करा, ये मेरा इनकम टैक्स पेस ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है सर। दूसरी बात, ये जो 50,000 है ना, ये मुझे रिफ्लेक्ट होगा 26 AS में। अब ये मैंने बात करी एज पर इनकम टैक्स, पेस को बोलेंगे डिडक्टर और साहिल सर को बोला जाएगा क्या, डिडक्टी। दूसरी बात, अब सपोज करो जब मैं इनकम टैक्स का रिटर्न बनाऊंगा, मेरी इनकम है 10 लाख, मेरा टैक्स बना 1,17,000। अब इसमें टीडीएस है सपोज करो कितना, 50,000। तो मुझे सिर्फ नेट में कितना पेमेंट करना है, 67,000। ठीक है, एज इट इज सेम, बस 26 AS को रिप्लेस कर दो आप और आ जाएगा अब आपका जीएसटी। अब देखो जीएसटी में क्या होता है टीडीएस, एक होता है डिडक्टी जिसको बोला जाता है सप्लायर, एक होता है डिडक्टर जिसको बोला जाता है रेसिपिएंट। याद रखना। अब अगर इन दोनों के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, और एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड सेस, ये कोई ईवे बिल का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा कि जहां पे आप टैक्स और सेस को जोड़ोगे, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा टीडीएस का। तो यहां पे 2.5 लाख की वैल्यू से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर 4 इनवॉइसेस है 1 लाख ईच के, तो भी टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखना है, इनवॉइस वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद क्या हर केस में टीडीएस कटेगा, नहीं। अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट है तो ही हम टीडीएस की बात करेंगे, अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट नहीं है तो टीडीएस की बात नहीं करी जाएगी। सर ये स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपेंट कौन होता है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट अदर देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केस में टीडीएस की बात नहीं होगी। गवर्नमेंटल एजेंसी, लोकल अथॉरिटी और नोटिफाइड पर्सन। और सर ये नोटिफाइड पर्सन में क्या क्या आएगा, तो नोटिफाइड पर्सन में कोई भी अथॉरिटी और बॉडी जो गवर्नमेंट ने सेट करी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का एटलीस्ट 51% इक्विटियां कंट्रोल होना चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सोसाइटी, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और अब आ चुका है आपके सामने एक बहुत ही शानदार सा अमेंडमेंट, और वो है हमारा मेटल स्क्रैप डीलर। अगर आपको मालूम हो तो अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि मेटल स्क्रैप वाले के यहां 5,000 करोड़ की जीएसटी की भारी चोरी। ये अभी 2 दिन पुरानी न्यूज बता रहा हूं। सरकार मेटल स्क्रैप वालों को नहीं छोड़ना चाह रही। मेटल स्क्रैप में बहुत चोरियां चल रही है। लोहा दिखता लोहे जैसा है पर लोहा लोहे जैसा होता नहीं है, पीछे बहुत चोरियां होती है मेटल स्क्रैप डीलर में। तो सरकार ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए और सरकार ने बोल दिया सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, मेटल स्क्रैप डीलर को भी हम टीडीएस के दायरे में लाएंगे। और ये अमेंडमेंट से पता है क्या हुआ, अब समझो ये अमेंडमेंट से क्या हुआ। सपोज करो यहां पे है XYZ लिमिटेड,
जो कि है हमारा रेसिपेंट, और यहाँ पे है एबीसी लिमिटेड जो कि है हमारा मेटल स्क्रैप डीलर, ये है हमारा सप्लायर। अब सपोज करो इसने 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करा है रेसिपेंट के साथ, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कितने, 5 लाख रुपए का, 2.5 लाख से ज्यादा, और ये जो रेसिपेंट है ये हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि लॉ ने क्लियर कट लिखा हुआ है मेटल स्क्रैप डीलर, और वहां पे सप्लायर कौन होना चाहिए, सप्लायर मेटल स्क्रैप डीलर होना चाहिए, और रेसिपेंट कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ऑल दो गवर्नमेंट नहीं है, बट कौन है भैया, तो लॉ मेकर ने बोला भाई यहाँ पे भी काई की बात होगी, और इस जब ये रेसिपेंट पेमेंट करेगा ना तो टीडीएस डिडक्ट करेगा। सर टीडीएस का रेट क्या है, तो टीडीएस का रेट है राजा मेरे 2%। अब देखो कैसा रहेगा, ये बिल कैसा बनेगा, देखो 5 लाख, इस 5 लाख के ऊपर जीएसटी, तो अज्यूमिंग जीएसटी का रेट है 18%, तो 90,000, और अब इसमें से माइनस हो जाएगा, अपन टोटल बिल बना देते हैं 5 लाख, और इसमें से लेस कर दो क्या, और टीडीएस कौन सी वैल्यू पे टीडीएस होता है, इस पे 5 लाख, तो 5 लाख का 2% हुआ, तो ये कितना हो गया, तो 5,80,000 का नेट पेमेंट हो जाएगा। सर ये 10,000 का नुकसान हो गया क्या, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये जो 10,000 रुपए ना इस सप्लायर को दिख जाएगा कौन से लेजर में, तो इसका मतलब है सरकार ने अपने मंसूबे क्लियर कर दिए, और वो दिन दूर नहीं जब सारे केसेस में सरकार टीडीएस का प्रावधान लाएगी, तो सर फिर तो जीएसटी लॉ और भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर तो राजा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर चोरियों के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो अभी सरकार ने बता दिया कि भाई मेटल स्क्रैप डीलर के ऊपर भी टीडीएस की बात होगी। सर रेट क्या है टीडीएस का, 2%, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, ध्यान रहेगा क्या, ठीक है। सर देखो ये अमेंडमेंट कहाँ है, ये रहा, देखो राजा मैं आपके लिए ना बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मुझे आपके नंबर चाहिए, ये हैंड रिटन नोट्स, फिर अमेंडमेंट चेक करने के लिए मैं आपके लिए मॉड्यूल खोलता हूँ, फिर मॉड्यूल से मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ मेरा एक ही स्वार्थ है, देखो रिवीजन के हमको कोई पैसे वैसे तो मिलते नहीं है, बस यूट्यूब का लेक्चर है, लाइक्स मिलेंगे, आप शेयर कमेंट्स मिलेंगे, और कुछ भी नहीं। बट एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी पता है कब होती है, जब आप बोलो कि सर पेपर में आग लगा दी, तो जो दिल को सुकून मिलता है ना वो अलग ही लेवल का है। तो बस कमेंट सेक्शन में आप एक चीज टाइप करके आना कि सर हम जान लगा देंगे जीएसटी के पेपर में, और 50 में से कम 40+ तो लेके ही आएंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो सर अब तो हम लेके ही आएंगे सर, अब कसम है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो ये देखो भैया अब नोटिफाई कर दिया है किसको, ठीक है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फॉलिंग अंडर चैप्टर 72 इन फर्स्ट शेड्यूल, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना दोनों रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, तो ही जाके ये वाली टीडीएस की बात होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया, तो एग्जाम्पल से भी आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब कहां पे टीडीएस डिडक्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आ जाओ सर आपके हैंड रिटन नोट्स पे आ जाओ। तो जब भी इनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा ना राजा, ऑथोरिटी और इनके बीच कोई टीडीएस नहीं काटना, इसके इसके बीच कोई टीडीएस नहीं काटना, फिर इन दोनों के बीच कोई टीडीएस नहीं काटना, नो टीडीएस इफ आपस में ट्रांजैक्शन, तो अगर आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू, वो चाहे डिस्टिंक्ट हो या नहीं हो, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और सप्लाई ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, एक्सेप्ट द पर्सन रेफर टू इन क्लॉज डी, क्लॉज डी वालों को आप हटा देना, ठीक है। डन क्या क्लास, बस इतनी सी बात है, इतना कोई लोड लेने जैसी जरूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान देना यहाँ पे।
अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में बट रेसिपेंट दूसरे स्टेट में, तो टीडीएस नहीं कटेगा। सर क्यों नहीं कटेगा? मुझे एक बात बताओ, सप्लायर भी एमपी का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी एमपी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। कॉन्ट्रैक्ट भी 2.5 लाख से ज्यादा है, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी आ रही है, रेसिपिएंट भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। सर फिर भी टीडीएस नहीं कटेगा? हाँ फिर भी नहीं कटेगा, क्योंकि रेसिपिएंट कहाँ का है। तो महाराष्ट्र वाला एमपी का टीडीएस कैसे काटेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, और इस केस को छोड़ के बाकी जितने भी केसेस हैं उन सारे केसेस में टीडीएस की बात होगी। ठीक है सर, टीडीएस कब डिपॉजिट करना है सरकार को? 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ आपको डिपॉजिट करना है। अगर आपने नहीं डिपॉजिट करा तो 18% से इंटरेस्ट लग जाएगा फ्रॉम डिपॉजिट डेट टू पेमेंट डेट। सर टीडीएस कहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए? सप्लायर के ई कैश लेजर में, और ये तभी रिफ्लेक्ट होगा जब हमारे रेसिपिएंट ने टीडीएस का रिटर्न लगाया जीएसटीआर 7 में और डिडक्टी को सर्टिफिकेट दिया जीएसटीआर 7A में। और इस सर्टिफिकेट के कंटेंट्स आप ध्यान रखना, कभी भी थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सर टीडीएस सर्टिफिकेट के क्या क्या कंटेंट है। तो टीडीएस का सर्टिफिकेट नंबर, जीएसटीएन ऑफ डिडक्टर, नेम ऑफ डिडक्टर, जीएसटीएन ऑफ डिडक्टी, उसका लीगल नेम, ट्रेड नेम, टैक्स पीरियड, डिटेल ऑफ सप्लाई और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। ठीक है, अगर ज्यादा टीडीएस डिडक्ट हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। सर अगर टीडीएस में डिफॉल्ट करा तो सेक्शन 73 74 एप्लीकेबल हो जाएगा। सर क्या रजिस्ट्रेशन लेना है? भाई टीडीएस वालों को एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना रहता है एज अ टीडीएस डिडक्टर, एंड सेक्शन नंबर 24 में हमने देखा था कि सर टीडीएस वालों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है ई रिस्पेक्ट ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, और प्रॉपर ऑफिसर इनको मात्र 3 वर्किंग डेज में रजिस्ट्रेशन दे देगा, इनको 7 वर्किंग डेज भी नहीं लगाएगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। इतनी सी बात है। ठीक है, तो चलो आ जाओ यार। सर यही सब लिखा हुआ है क्या? हाँ देख लो, देखो, सीजी एसजी लोकल अथॉरिटी नोटिफाइड पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख हो तो भी टीडीएस नहीं काटना। और इस 2.5 लाख पे याद रखना बेटा, कभी कभार वो एग्जाम में क्या देता है, बोलता है 2,80,000, इसके अंदर जीएसटी शामिल है, तो पहले 18%, तो पहले 2,80,000 को 118 से डिवाइड कर देना। अब ये 237 आया ना, तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट 2.5 लाख आता ना तो भी टीडीएस नहीं काटना। सपोज करो ना एग्जाम में ऐसा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, ये लोग तो बिल्कुल आपको ग्रिल करेंगे। अब 2,95,000 ही आया, अब मेरे भाई ये एग्जैक्ट 2.5 लाख आया, अब आपको ध्यान ही नहीं है 2.5 लाख पे भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो टीडीएस तभी कटेगा जब 2.5 लाख से ज्यादा। ठीक है सर, रेट ऑफ डिडक्शन 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, और अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो 2%। नो टीडीएस, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, रेसिपिएंट दूसरे में, तो कोई टीडीएस नहीं। कितने दिन में सर डिपॉजिट करना रहता है गवर्नमेंट को? 10 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करना रहता है। नोटिफाइड पर्सन, और इस नोटिफाइड पर्सन में अब एक और नोटिफाइड पर्सन जुड़ गया है। कौन जुड़ गया है सर? तो मेटल स्क्रैप। ठीक है, और मैंने पूरी लाइन आपको मॉड्यूल से बता दी, और अमेंडमेंट वाले लेक्चर में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, फिर सर ये टीडीएस डिडक्टर, डिडक्टर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 10वें दिन पे पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर जीएसटीआर 7A में वो अमाउंट भी आपको दिख जाएगा, और सर्टिफिकेट में क्या क्या आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात हमेशा याद रखना। सप्लायर दोनों सेम स्टेट में है, रेसिपिएंट भी सेम में, काटो टीडीएस। दोनों सेम में, रेसिपिएंट दूसरे में, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अलग अलग स्टेट में है तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा तो भी टीडीएस काटा जा सकता है। टीडीएस काटने में दिक्कत तभी आएगी जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेम स्टेट में, पर रेसिपिएंट कोई दूसरी स्टेट में, तभी टीडीएस डिडक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। एंड सेम गोस विथ यूनियन टेरिटरी। टीडीएस की डिटेल क्या होगी ये मैंने आपको अभी बता दिया कि क्या है टीडीएस, सीएसटीआर 7A में क्या क्या डिटेल जाएगी, और
टीडीएस अगर नहीं डिडक्ट करा इंटरेस्ट लगेगा 18% से, टीडीएस डिडक्ट करा पर गवर्नमेंट को पे नहीं करा तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट आपसे रिकवर कर देगी एज पर द रिकवरी प्रोसीडिंग्स। टीडीएस लेट फाइल करा तो 100 रुपए की लेट फीस लगेगी फॉर एवरी डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹5,000, ठीक है, मतलब 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कहां कहां टीडीएस नहीं काटना। सर एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में टीडीएस नहीं काटना, फिर आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है ABCD एक्सेप्ट इन क्लॉज नंबर D, नोटिफाइड पर्संस को हटा देना, वहां पे टीडीएस की बात होगी। उसके बाद सर लॉस पॉस सेम स्टेट में पर LOR दूसरी स्टेट में तब नहीं काटना, 2.5 लाख से कम है नहीं काटना, एग्जाम पे कोई टीडीएस नहीं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर को पेमेंट करा तो भी टीडीएस की बात नहीं होगी, और अगर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है तो भी टीडीएस की बात नहीं होगी, ठीक है, हो गया। अब टीडीएस के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट है हमारा टीसीएस का, ठीक है, तो टीडीएस 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 अब पहले है ना कॉन्सेप्ट समझो, टीसीएस का कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से। भाई यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे अमेजोन है, और यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है प्रियांशी। प्रियांशी को मिड्डी खरीदनी है, ठीक है, इसको पसंद भी आ गई। अमेजोन पे दो सप्लायर ने ये डाला हुआ था वो 1,000 रुपए प्लस जीएसटी 12%, टोटल हो गया कितना 1,120 रुपए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ना, इसने ऑर्डर वॉर्डर करा, इसने सब पेमेंट पेमेंट भी कर दिया, इसने पूरे अमेजोन को दे दिया 1,120, अज्यूमिंग कोई डिलीवरी फीस नहीं लगी, ठीक है। अब अमेजोन सप्लायर को कितना पेमेंट देगा? सर अमेजोन डिलीवरी फीस काटेगा, प्लेटफॉर्म फी काटेगा और पेमेंट देगा। अभी आप 2 मिनट के लिए सिर्फ समझने के एंगल से ऐसा समझो कि कोई प्लेटफॉर्म फीस कोई डिलीवरी फीस नहीं है, बस ये एक ही ट्रांजैक्शन है 1,120 रुपए का। अब लॉ मेकर बोलता है कि भाई अमेजोन ठहर जाओ, पूरे 1,120 सप्लायर को देने की जरूरत नहीं है, आप इस 1,120 रुपए में से टीसीएस कलेक्ट करो और वो जो टीसीएस है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करो ना, ठीक है यार ये भी कर लेते हैं। अब टीसीएस का रेट क्या है, अब ध्यान से सुनना, इस रेट में अब अमेंडमेंट है, पहले रेट था 1%, अब ये काट के हो गया है 0.5%, ठीक है। इसका मतलब है 1,000 रुपए का अगर आप 0.5% करोगे तो शायद 5 रुपए आएगा, 5 रुपए। इसका मतलब है अब ये जो अमेजोन है ना, ये 1,120 रुपए में से 5 रुपए टीसीएस के कलेक्ट करके पता है नेट में कितना पेमेंट देगा, तो 1,120 में से 5 गए। सर एक बात बताओ इससे होगा क्या, होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये 5 रुपए से ट्रांजैक्शन वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। कल को अगर भविष्य में सप्लायर चीटिंग करेगा तो 5 रुपए डिवाइड बाय 0.5% कर देंगे, तो सरकार को मालूम पड़ जाएगा ट्रांजैक्शन 1,000 रुपए का है और इस 1,000 रुपए पे कितना क्या जीएसटी बनता है, तो वो मालूम पड़ जाएगा किसको, सरकार को, ठीक है। सर ये टीसीएस की लाइबिलिटी किसके ऊपर है, अमेजोन के ऊपर, जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं ना उनके ऊपर ये टीसीएस की लाइबिलिटी है। पर 9(5) वाले को हटा देना, क्योंकि 9(5) वाले का डिस्कशन मैं अलग से ही आपके साथ करूंगा कि वहां पे क्या है टीसीएस की बातें, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू पे टीसीएस काटना है, तो वैल्यू लेस सेल्स रिटर्न, मतलब सेल माइनस सेल्स रिटर्न, उसके ऊपर टीसीएस काटना है। सर अगर ये नेगेटिव है तो भैया अगर नेगेटिव है तो फिर कोई टीसीएस वीसीएस की बात नहीं होगी, ठीक है। सर इसकी ड्यू डेट वही 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। सर कौन सा जीएसटीआर रिटर्न है, जीएसटीआर 8। रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज में, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा इफ यू आर नो लॉन्गर लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस। इनको एक एनुअल स्टेटमेंट भी भरना रहता है, एनुअल रिटर्न नहीं, एनुअल स्टेटमेंट इन जीएसटीआर 9B 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कमिश्नर चाहे तो इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है।
अगर ओन वेबसाइट है तो कोई टीसीएस नहीं। सपोज करो मैं मेरी वेबसाइट से सीए फाइनल के लेक्चर बेच रहा हूं, तो काहे का टीसीएस? फिर कोई टीसीएस नहीं। एक और चीज, सपोज करो सर डायरेक्टली पेमेंट हो जाता प्रियांशी का सप्लायर को, तो भी कोई टीसीएस नहीं। टीसीएस तो तब काटेंगे जब प्रियांशी अमेजोन को पेमेंट दे रही है और अमेजोन, ठीक है। अगर डायरेक्टली हो रहा है पेमेंट तो भी टीसीएस की बात नहीं। खुद की वेबसाइट है, उससे अपना ही माल बेच रहे हो तो भी टीसीएस की बात नहीं होगी। फिर सर ई कॉमर्स ऑपरेटर को 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि आपने कितने गुड सर्विसेज बेचे हैं, और स्टॉक की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी, और अगर नहीं फर्निश करी तो 25,000 रुपए की पेनल्टी चार्ज करी जा सकती है। ठीक है सर, डायरेक्टली सप्लायर को पेमेंट हो रहा है तो भी टीसीएस की बात नहीं होगी। और टीसीएस अगर गलत हो गया हो तो यू कैन रेक्टिफाई। कब तक? 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, विच एवर इज अर्ली। ठीक है, डन क्या क्लास? बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ आगे। ये टीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मतलब एग्जाम में भूल मत जाना प्लीज। एमसीक्यू गलत करवा देगा आपके। रेट बदल चुका है टीसीएस का, बड़े बड़े शब्दों में लिख दो कि टीसीएस का रेट बदल चुका है। जितनी भी सारी क्वेश्चन बैंक के, जितनी भी सारी एमसीक्यू की किताबें हैं, उन सब में अब टीसीएस का रेट बदल चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% चांस है। ठीक है सर, ये बात हो गई थी, नेट वैल्यू हो गया था। हाँ अब सर ये 9.5 की बात बताओ ना, ये क्या है 9.5? अब सुनो ये 9.5 क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखो। 9.5 में चार चीजें होती है, और टू बी मोर स्पेसिफिक पांच। एक तो 9.5 में हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में भी दो बातें। एक तो आपका नॉर्मल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे हम बात कर लेते हैं रैपिडो की। रैपिडो ले लो, ओला ले लो, वन एंड द सेम थिंग। अब यहां पे हमारे ड्राइवर साहब हैं, और यहां पे हमारा रेसिपिएंट है। ठीक है, अब सुनना, ध्यान से सुनना। सरकार बोलती है भैया रेसिपिएंट, अगर आपके राइड के 100 रुपए हुए, इसके ऊपर प्लस जीएसटी 18%, कितना? तो टोटल हो गया आपका बिल कितना? 118 रुपए। अब फॉर द टाइमिंग तो रेसिपेंट पेमेंट दे देगा किसको? सर रेसिपेंट डायरेक्टली ड्राइवर को पेमेंट दे देगा, और ड्राइवर को वो सब डिपॉजिट कराना पड़ता है कहाँ? ओला में, क्योंकि भैया कमीशन वमीशन भी तो कटता है। आ रही है आपको बात समझ में? या तो बहुत बार तो इनको कमीशन कट के ही पैसा मिलता है, इनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। अब डाउट ये आया है कि साला जीएसटी रेसिपेंट ने तो दे दिया, पर ये जीएसटी गवर्नमेंट को कौन देगा? रेसिपेंट डायरेक्टली दे नहीं सकता, वो तो इतने सारे लोग हैं। ड्राइवर बेचारा गरीब इंसान, वो क्या जीएसटी का पेमेंट देगा? तो सरकार ने बोला यार देखो ओला, तुम समझदार लगते हो, तुम बड़े भी हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर भी हो, समझदार भी हो, एक काम करो, पूरा का पूरा 18 रुपए का जीएसटी तुम पे कर दो। किसको? सर क्या यहाँ पे टीसीएस की बात होगी? अरे भाई, जब पूरा जीएसटी ही ओला ने पे कर दिया तो फिर किस बात का टीसीएस? बट यहां पे इन्होंने बोला कि अगर आप ओमनी बस चला रहे हो, और वो भी कंपनी के थ्रू, और सपोज करो यहाँ पे रेड बस है, और यहाँ पे आ गया हमारा वापस से कौन? अब एक बात बताना कि सर ये जो रेसिपेंट है, इसने रेड बस को पेमेंट करा 1,000 रुपए, 180 रुपए, टोटल कितना हो गया? अब ओमनी बस वाले बोल रहे हैं साहब हमको कोई हल्का पतला आदमी समझा है क्या? कि क्या तरीका है, हमको हल्का पतला आदमी समझे हो क्या? हमने बोला अरे 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 ओमनी बस, गुस्सा क्यों हो रहे हो? इन्होंने बोला एक तो हम ओमनी बस, और दूसरा हम कौन? कंपनी।
हम अपना जीएसटी स्वयं भर सकते हैं। अरे ये वैसे ही है कि तुम मेरे को बोलो सर हमको कोई हल्का पतला आदमी समझाएगा, हमको कोई जरूरत नहीं है रिवीजन विवीजन की, हम खुद पढ़ लेंगे। बट फिर भी थोड़ा बहुत सहारा तो मेरा लगेगा ना, इतू सा तो लगेगा। तो वहां पे क्योंकि मैं आपको चेक करूंगा ना, अल्टीमेटली बड़ा आदमी तो मैं ही हूं, तो अल्टीमेटली बड़ा आदमी तो रेड बस है। तो हमने बोला यार ठीक है ओमनी बस, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बट रेड बस तुम्हारा क्या कलेक्ट करेगा, ताकि गवर्नमेंट के साथ कभी भी गलत ना हो और गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाए। इसका मतलब है रेड बस को टीसीएस कलेक्ट करना है एट द रेट, तो 1000 का 0.5% कितना हुआ भाई, 5 रुपए। तो सर 5 रुपए कलेक्ट करके रेड बस ओमनी बस को पता है कितने दे देगा, ठीक है। अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कोई कमीशन वमीशन नहीं है, रियल लाइफ में इसमें कमीशन वमीशन का भी लफड़ा आ जाता है, इतनी सी बात, ठीक है। फिर क्या बात है यार, एक और चीज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ दूसरा जो है ना, दूसरा था हमारा, ये आपको याद है सर, ये कैसे याद करा था हमने, देखो हमने पता है कैसे याद करा था। शुभम नाम का लड़का है और शुभम नाम का लड़का प्रीति के साथ कहाँ गया पता है आपको, ओयो। ओ ओयो गया और इसके दोस्तों ने इसके लिए पता है क्या कराई थी, ओला। और मालूम है आपको ओयो में क्या हुआ, हाँ सर क्या हुआ, वहां पे बेटा नल की टोटी खराब हो गई। तो इन्होंने बुलाया प्लम्बर को, प्लम्बर नहीं रहे प्लमर बोलते उसको, मेरे को भी बाद में मालूम पड़ा था। तो उन्होंने बुलाया किसको, प्लमर को। पता है कहां से बुलाया प्लमर को, अर्बन क्लैब से। उसके बाद मैडम थोड़ी सी जैन थी, तो मैडम ने बोला यार मैं इस रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि यहाँ पे वेज भी बनता है यहाँ पे नॉन वेज भी बनता है। तो इस मैडम के लिए हमने खाना मंगवाया कहां से, और जोमेटो में भी हमने उस रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जहां पे रहने की भी सुविधा है और खाने का भी है। और उस रेस्टोरेंट में आपको मालूम है कोई भी एक ऐसा रूम, मतलब ऐसा वैसा रेस्टोरेंट नहीं है, वहां पे कुछ कुछ रूम के चार्जेस 7,500 से भी ज्यादा है, ठीक है सर। तो ओयो, अब ओयो के केस में पता है ऐसा कोई ओमनीबस ओमनीबस नहीं है, ओयो के केस में एक ही बात है कि अगर सपोज करो यहाँ पे एक होटल है जिसका नाम है रेडिसन और एक होटल है जिसका नाम है झुमझुम। अब झुमझुम अनरजिस्टर्ड है तो पूरा जीएसटी कौन देगा, ओयो। पर रेडिसन रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो सर फिर तो रेडिसन देगा। अब जब रेडिसन देगा तो ओयो को क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, सेम गोस विथ अर्बन क्लैप। अब सपोज करो जो प्लम्बर है, अगर ये प्लम्बर रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो भैया प्लम्बर जीएसटी देगा और अर्बन क्लैप को क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, टीसीएस। पर सपोज करो प्लम्बर अनरजिस्टर्ड है, तो भैया अगर प्लम्बर अनरजिस्टर्ड है तो फिर पूरा जीएसटी कौन देगा, अर्बन क्लैप। अब एक और चौथा केस कौन सा है, चौथा केस सर बहुत ही सिंपल है, अगर 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 मैडम ने जो खाना मंगवाया तो वो उस रेस्टोरेंट से मंगवाया जहां पे रुकने की फैसिलिटी तो है, जहां पे रूम का कोई से भी रूम का रेट 7,500 से ज्यादा है, तो भैया वो होटल देने को रेडी है। तो जब वो देने को रेडी है तो फिर जोमेटो को क्या कलेक्ट करना है। पर मैडम ने उस जगह से खाना मंगवाया जहां पे या तो सिर्फ खाने की सुविधा है या जहां पे रूम तो है पर इतना महंगा रूम नहीं है, तो फिर वहां पे सिर्फ पूरा टीसीएस पूरा जीएसटी कौन देगा, ढन क्या गिलास। बस इतनी सी बात है यार, कहाँ घबरा गए आप लोग। ये देखो ये 9.5, यही तो बताया मैंने आपको कि 9.5 में टीसीएस का क्या पावर है, ठीक है। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन देख लो यार, मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट, सर ओन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, डज ही फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन में फॉल तो कर जाएगा क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलता है कि कोई भी धंधा आपने ऑनलाइन डिजिटली मैनेज करा उसको बोल देंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। पर यहाँ पे टीसीएस वीसीएस की कोई बातें नहीं होगी, ठीक है। मिस्टर ए परचेसेस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स एंड मिस्टर ए इज सेलिंग देम ऑन हिज, सर ओन वेबसाइट में बेच रहा है तो कोई टीसीएस वीसीएस की बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, आ जाओ भाई टीसीएस वाले चैप्टर पे। क्या क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब
सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल नेटवर्क ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कोई भी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स मैनेज एनी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। सर रेट क्या हो गया है? तो राजा मेरे रेट हो गया है 0.25% और यहाँ पे 0.5%। कसम है बेटा आपको उसकी, अगर आपने रेट में कुछ गलती करी तो। ठीक है, अगर शादी होगी ना आपका डाइवोर्स हो जाएगा, तो ऐसा मत बोलो यार। अगर आपके 40 नंबर आने बोलेंगे, आपके 39 आएंगे और वो 1 मार्क्स पता है कहाँ कटेगा? रेट मत गलत करना, चाहे जो हो जाए। ठीक है, और मैं 100% लिख के दे रहा हूं, लिख के। मेरी सीए का मेंबरशिप नंबर ले लो, इस बार टीसीएस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि रेट बदला है और बहुत चांसेस है कि बच्चे इसमें गुफ अप करेंगे। ठीक है, कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? इको। यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। वैल्यू, नेट वैल्यू डिपॉजिट करना है 10th तारीख को। नेट वैल्यू मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सर इको को कौन सा फॉर्म? जीएसटीआर 8। कितने दिन में? 10th डे ऑफ द मंथ, मतलब अप्रैल का 10 मई से पहले पहले करना पड़ेगा। सर रेक्टिफिकेशन, हाँ तो 30 नवंबर और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। नोटिस आ सकता है इको को किसी भी सप्लायर की डिटेल के लिए, तो वॉल्यूम भी बताना पड़ेगा, स्टॉक भी बताना पड़ेगा, और ये डिटेल आपको देनी है 15 वर्किंग डेज में। अगर नहीं दी तो 25,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। और ई कॉमर्स ऑपरेटर मैक्सिमम 3 साल तक भी डिटेल दे सकता है। 15 दिन में दे देनी है, पर मैक्सिमम कितना टाइम दिया गया है? 3 साल दिया हुआ है सर। और अगर कमिश्नर चाहे तो आफ्टर 3 इयर्स भी इनसे डिटेल मांग सकता है और ये दे सकते हैं अलोंग विथ अप्रोप्रिएट पेनल्टी। ठीक है, उसके बाद सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर टीसीएस, ये 95 वाला बता दिया। सर टीसीएस को भी रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? हाँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर को स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना है फॉर कलेक्शन ऑफ टीसीएस। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में लेना है, क्योंकि सर फिर टीसीएस की बातें भी हर स्टेट में होगी। नो टीसीएस फॉर एग्जाम सप्लाई, नो टीसीएस इन केस ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर। कंपोजिशन वाले में भी कोई टीसीएस की बात नहीं है, बट अगर कंपोजिशन वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर से बेच रहा है तो फिर हम टीसीएस की बात कर सकते हैं। उसके बाद नो टीसीएस ऑन आरसीएम, सिंपल है। उसके बाद ये ऑलरेडी बात हो गई है, जैसे ही आप रिटर्न भरोगे आपको दिख जाएगा कहाँ पे? ई कैश लेजर में दिख जाएगा। ठीक है, फिर सर स्पेशल प्रोसीजर बाय इको इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो ये हमारी ऑलरेडी बहुत बार बात हो चुकी है कि कंपोजिशन वाले भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकते हैं, और कंपोजिशन लेने के साथ साथ कोई टीसीएस की बात भी नहीं होगी, बस कुछ कुछ वादे करने पड़ेंगे। बोलो वादे आपको याद है क्या? वादे बस यही है कि इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं होगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स मेड बाय इट बाय द कंपोजिशन एंड पे टू द गवर्नमेंट। देखो टीसीएस तो कलेक्ट होगा, कंपोजिशन वाले को भी गवर्नमेंट को टैक्स तो देना पड़ता है, तो टीसीएस कलेक्ट होगा और ई कॉमर्स आपकी डिटेल सबमिट करेगा इन फॉर्म जीएसटीआर 8। ठीक है सर, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बधाई हो। ठीक है, पर अगले अमेंडमेंट तक ये वाला भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तो पहले से ही डाल के रखा था, पर आपके इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं करा, पर अगली बार ये भी अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करो, और वो जो बेल आइकन है उसको एक प्रेस करो, ताकि आपको सारे के सारे रिलेवेंट नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।